घर में फलक शिगाफ चीख की आवाज़ गूंजी। फरियाल के हाथ उस गिलासों की ट्रे गिरते गिरते बची थी। उसने फ़ौरन और वह कमरे का रुख किया जहाँ वह बेड पर चढ़ी हुई थी और हाथ में पकड़ा झाड़ू। उस बात का सबूत था कि उसने आज ज़रूर फिर किसी कीड़े मकोड़े को बेघर किया है। झाड़ू से मार कर नहीं बल्कि अपनी चीख से मार कर। उर्वा, कोई तमीज़ होती है? ये क्या तरीका है? नीचे उतरो बेड से। कौन पागल तुम्हें कहे कि तुम एक बेहतरीन स्कूल में टीचर हो? बच्चे तुम्हारे बैग में छिपकली रख कर एडवेंचर करते हैं। चच्ची दिन रात तुम्हारी बुराइयां कर दी नहीं थकती। अगर मेरे पर आपकी पीएचडी ख़त्म हो गई हो तो मैं कुछ इरशाद करूँ? और वह आंखें दिखाते हुए कहा, आप मेरी बड़ी बहन का हमसाया ज़्यादा बनती हो। काकरोच था इसलिए डर गई मैं। डर में पता नहीं कैसे ज़्यादा ही ज़ोर से चीख मार दी, पर आप तो नॉन स्टॉप शुरू हो जाती हो। उर्वा ने मुंह बनाते हुए कहा। इससे पहले कि फ़रियाल कुछ कहती, अहमर कमरे में आ गया। क्या हुआ मैडम, आपका मुंह क्यों फूला हुआ है? अहमद ने शरारत से उर्वा से पूछा। इसे पता था उर्वा को कुछ कहना मक्खियों के छत्ते में हाथ डालना था, पर हाथ तो वो अब डाल चुका था। फरियाल ने आराम से वहाँ जाने में आफिया समझी। तुम्हें कोई तमीज़ है? जब दिल चाह कमरे में आ जाते हो। कुछ एटिकेट्स भी होते हैं। उर्वा हमेशा की तरह अहमद को देखती गुस्से में आ गई। तुमको इतना घमंड किस बात का है? अहमद ने पूछा। इसी बात का जिस पर तुम मर मिटे। उर्वा ने आराम से जवाब दिया, जो अहमद को लाजवाब कर गया। अहमद और अरूज दोनों चचाजाद थे। अहमद शुरू दिन से उर्वा को पसंद करता था। माँ बाप को इकलौता था, इसलिए जब दिल की ख्वाहिश का इजहार माँ बाप से किया तो वो इनकार ना कर सकते। ऐसे ही उर्वा के हाथ में वो एक दिन अपने नाम का रिश्ता जोड़ आया। सबकी रजामंदी से। उर्वा के लिए कुछ भी नया नहीं था, पर चची दिल से ये रिश्ता नहीं चाहती थी, पर बेटी ख्वाहिश के हाथों मजबूर हो गई थी। उर्वा सदा की लावारिस तबीयत वाली थी, शौक और चीखल, पर उर्वा के दिल में अमर के लिए कोई पसंदीदगी नहीं थी। फरियाल जितनी समझदार थी उर्वा उतनी ही लापरवाह थी। आज उर्वा के स्कूल का ट्रिप जाना, जिसके लिए वो सुबह से ही तैयारी कर रही थी। जब फरियाल अंदर आई तो उर्वा की तैयारी देखकर हैरान रह गई। उर्वा ने स्याह जॉर्जेट का जदीद डिज़ाइन वाला सूट ज़ेब तन किया था। तंग पजामे और लंबी सी फ्रॉक जिस पर सिल्वर रंग का काम झिलमिल कर रहा था। नाजुक सा सिल्वर कलर का लॉकेट सेट पहना था। सिल्वर और स्याह रंग की अंगूठी और ब्रेसलेट। बालों का जूड़ा बनाए, स्याह स्ट्रेप वाली जूती पहने और परफ्यूम्स महकती वो कोई अप्सरा लग रही थी। उर्वा, तुम इतना तैयार होकर स्कूल ट्रिप पर जाओगी? अगर अम्मी ने देख लिया तो वो बाहर कदम भी नहीं रखने देंगी। बस करो फरियाल, सब टीचर्स ऐसे ही तैयार होकर आती हैं। अगर कुछ तैयार हो गई हूँ तो अम्मी से पहले तो अम्मा ना बनो मेरी। इतने में बस ग्यारह की आवाज़ आई, क्योंकि उनको 6 बजे निकल जाना था लाहौर से। इससे पहले कि ज़हरा बेगम की नज़र पड़े वो निकल जाना चाहती थी, पर वो तो माँ थी। उसके लिए ये चादर लेकर आई कि ये लो, ये ओढ़ लेना। अपना फरमान औलाद। माँ बाप का लेक्चर बुरा लगता है औलाद के लिए। ये रातों को दुआ माँ बाप ही करते हैं, पर यहाँ किसी कदर है। वो वाकई दुखी थी। उर्वा को यकदम शर्मिंदगी ने आन के रसोरी, अम्मी माफ़ कर दो। उसने कान पकड़ते हुआ जो ज़ोहरा बेगम को दगारी लगी, पर औलाद थी, उसको दुआओं के साए में भेज दिया। ज़ोहरा बेगम दिल की सेना होने की पेशगोई कर रहा था, जो उर्वा की आने वाली ज़िंदगी के हर रंग को मस्क कर देगा। और माँ का दिल बेवजह नहीं डरता, और बहुत जल्द ये डर उनकी ज़िंदगी पर अपना रंग छोड़ने वाला था। ज़िंदगी की ताब से मुस्कुराना चुरा लिया किसने? यही अब उर्वा के साथ होने जा रहा था। कैसे संभाल पाएंगे खस्ता बदन की राख? हम लड़ते लड़ते थक गए हैं अपने बख्त से। ये उर्वा की ज़िंदगी का बेहतरीन एडवेंचर था। हर एक चेहरा खिला और खुश था। वो लोग सारे सफ़र में खूब हल्ला गुल्ला करते हुए आए थे। वो सब लोग बस से उतरकर फ्रेश होने के लिए रास्ते में रुके। उर्वा को न जाने क्यों महसूस हुआ कोई उसके पीछे हो, पर मुड़ कर देखने पर कोई नहीं था। वो अपना सर झटका कर बाकी स्टाफ के साथ चल दी। सबने मरी की सड़कों पर चढ़ते हुए एक ही राय दी कि वो मार रोड की शाम की रौनकें देखना चाहते हैं। सबकी रजामंदी से बस मार रोड की तरफ चल दी। जैसे ही बस ने ब्रेक लगाई, सबकी खुशी देखनी थी। वो सब मिलकर अब चलने लगे। सब मार रोड की रौनकों में इतनी मगन थे, किसी ने गौर ही नहीं किया कोई और भी उनके साथ शामिल हो चुका है, और उनके किसी अपने को वो उनसे दूर करने वाला। सबकी ये खुशी वक्ती साबित होने वाली थी, और किसी के लिए ये सफ़र से पछतावा बनने वाला था। वो शख्स जैसे चुपचाप आया वैसे ही चल दिया, पर अब वापसी का सफ़र वो किसी और को भी साथ मिला चुका था। अलियान मिर्ज़ा और जावर शाह अपने आप में दो अलग अलग शख्सियात थी। अगर कुछ मसावी था तो वो था पैसा, खूबसूरती, और दूसरी जानिब एक का रौब, उठना बैठना और उसकी शख्सियत अपने नाम की तरह अपनी तर्ज का एक मुकम्मल ढांचा। वो शलवार कमीज पहनकर मजबूत कंधों पर चादर डालकर निकलता। कौन था जो उसको मुड़ कर ना देखता होगा? जावर शाह का नाम और उसका काम अपनी मिसाल आप हुआ करता है। वो डर का दूसरा नाम था, और रौब वो तो लगता था बिना ही उस शख्स पर जचने के लिए। ये नहीं कि वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसने ज़िंदगी का हर मैदान जीता था। दौलत, इल्म, शोहरत, खूबसूरती और शख्सियत, और वो किसी के धड़कनों में मतगम भी था। दूसरी तरफ आलियान मिर्ज़ा भी अपने आप में एक नाम था, कमगो, मोहब्बतें बांटने वाला, स्मिटनी, माँ का फरमाबरदार, मासूमियत से भरपूर चेहरा जिसको देखती प्यार उमटाता था। वो था ही ऐसा, पर किस्मत ने उसके साथ उसके प्यार का शायद लिखा ही नहीं था। ये उसको जल्द बतेर पता चलने वाला था।
उर्वा की जब आँख खुली तो उसने खुद को बंधा हुआ महसूस किया। कमरे में हर तरफ अंधेरा छाया तो उसने कुछ सोचने की कोशिश की कि वो आखिर है कहाँ, कैसे आई। उसकी आवाज़ उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसने चीखने की कोशिश की पर बेसुध आँखें दर्द से खुली नहीं थी और हल कितना खुश हुआ था कि आवाज़ का निकलना मुमकिन नहीं था। ये कैसी अज़ियत थी, कैसी तकलीफ़ थी जो उसको दी जा रही थी। ज़ावर शाह की पुरानी आदत थी सुबह सवेरे सैर करने की। जब वो अपने सरसब्ज़ खेतों में भागता और वर्जिश करता तो वो रौब वाला ज़ावर शाह लगता ही नहीं था और कोई उससे रोज़ अपनी बालकनी में खड़े होकर देखना अपने लिए सुकून समझता था। भागता तो ज़ाहिर शाह था पर पूरा तवानाई शायद उसको मिलती थी। बड़ी हवेली अपनी मिसालाती तर्ज में और उसमें रहने वाले मुकीम भी। ये हवेली अपनी शान और कीमत का मुंह बोलता सबूत थी। जब सुबह सवेरे सरसब्ज़ लान की सफाई की जाती, हर क्यारी में लगे खूबसूरत रंग बिरंगे फूल कुशादा लान देखने वाला हर जहन खोल जाता था। साफ़ सुथरा ट्रैक जिस पर तरतीब से गाड़ियाँ खड़ी थी जिनकी कीमत खुद बोल रही थी। ज़ाहिर शाह जब फ्रेश होकर नीचे आया तो बड़ी हवेली की बड़ी सी डाइनिंग टेबल लवाजमात से सज चुकी थी जिसमें मुबीना बेगम मलिक ख़ाविश शाह के साथ ब्रांडमान थी। ये दोनों नफूस ज़ाहिर शाह की जान थे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जानी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बाबा की जान? बहुत मजबूत हमेशा की तरह। हाँ आज तो कैप्टन साहब भी आए हैं। आलियान से फांस दिया था। अचानक जब किसी ने उर्वा खैर मौजूदगी को महसूस किया तो शोर मचा डाला। मिस उर्वा कहाँ है? हर जुबान पर बस यही सवाल था। सब बिखर चुके थे उर्वा को ढूंढने के लिए। उर्वा वहाँ होती तो मिलती न। हर कोई ढूंढ कर नाउमीद लौट रहा था झुके हुए सर के साथ। आखिरकार सब ने उसी नाउमीदी के साथ वापसी का सफ़र बांधा क्योंकि अब यहाँ रुकना बेसोध था। सबके दिल डरे हुए थे, आंखें अश्कबार थी। बड़ी हवेली के सामने एक गाड़ी तेजी से आकर रुकी। गाड़ी को रुकती जैसे हर कोई डर के लपेट में आ जाता था। गाड़ी का दरवाज़ा खुलते जब उसने अपना मरमरी पाँव बाहर रखा तो ज़ाहिर शाह को अपने कमरे में खड़े अंदाज़ा हो गया कि अंदाज़ खिस गया और ज़बरदस्ती से मुस्कुराहट उसके लबों को छू दी। धड़कनें रुक सी गईं सीने में। तुम कहीं आस-पास लगते हो। वो वानिया ज़िया थी जिसके दिल की धड़कन ज़ाहिर शाह के होने का पता दे रही थी। वो अपने नाम की तरह की सिर्फ़ एक ज़ाहिर शाह और वानिया ज़िया दोनों वाक़ई अपनी ज़ात में लाजवाब थे। वो दोनों शान थे अपने ख़ानदान की। वानिया ज़िया कोई कमज़ोर लड़की नहीं थी पर उसको ज़ाहिर शाह की ज़ात से इश्क था। पर इस बात से बेखबर था ज़ाहिर शाह। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई ज़ाहिर इतनी तेज़ बाहर निकल रहा तुम रुक भी सकते हो ज़ाहिर शाह। रुकने की वजह भी होनी चाहिए वानिया ज़िया। ज़ाहिर ने भी इसी तर्ज में जवाब दिया। मेरा यहाँ आना क्या इससे बड़ी भी वजह की तलाश है तुम्हें? ज़ाहिर शाह खुद वजह बना करते अपने लिए बनवाता नहीं है। वो जवाब देती हुई आगे को निकल दिया। वानिया ज़िया फिर वहीं खड़ी रहेगी। सिर्फ इस शख्स के सामने वो बेबस हो जाया करती थी। न जाने क्यों एक लम्हा की तवज्जो नहीं हासिल उसकी और ये दिल के इसे हद से सिवा चाहता है। वानिया ज़िया ने पूरी शिद्दत से आंखें बंद करके शेर को पढ़ा था। अभी वो गाड़ी लेकर निकला जब बाबा जान निकाल कहाँ जवाब से पहले ही जवाब देकर बोले फ़ौरन फार्म हाउस पहुँचो। ज़ाहिर शाह ने गाड़ी फार्म हाउस के सामने मोड़ दी। घंटे के रास्ते को आधे घंटे में तय करके वो मलिक ख़ाविश शाह के सामने खड़ा था। कौन है वो लड़की? एक गर्जदार आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी। कौन सी लड़की बाबा जानी? ज़ाहिर शाह अभी अपने नाम का एक था। कोई डर खौफ उस पर तारी नहीं क्योंकि डरे तो वो जिसके दिल में चोर हो। ज़ाहिर शाह इज़्ज़तें सबकी बराबर हुआ करती हैं और बेटियां माँ बाप का सरमाया होती हैं। तुमने किसकी इज़्ज़त को बेइज़्ज़त किया और अब तुम उसको अपनी इज़्ज़त बनाकर माशरे में इज़्ज़त मकाम दोगे क्योंकि मर्द इज़्ज़तों के रखवाले बना करते हैं। ज़ाहिर शाह बोलने के काबिल नहीं रहा था और बाबा जानी को इनकार करना उनकी तरबियत पर हर्फ लाना तो उसने चुपचाप सर झुका दिया। ज़ाहिर शाह भी हवेली में दाखिल हुआ था कि वानिया ज़िया आंखों में गुस्सा और नफरत लिए खड़ी थी। ज़ाहिर शाह तुम ऐसा करने का सोचना मत। वो आंखें निकाल क्योंकि वानिया ज़िया ने सिर्फ हिलाना सीखा है और ज़ाहिर शाह ने सिर्फ हारना नहीं सीखा। ज़ाहिर शाह ने उंगली के इशारे से और आंखों में आंखें डालकर जवाब सब समझते हैं मैं तुम्हारी हूँ। तुम भी रहते हो इस गुमान में क्या? क्योंकि हर कोई जानता था वानिया ज़िया अगर किसी के लिए बनी है तो वो है ज़ाहिर शाह। इंसान जिस चीज़ का तसव्वुर भी बर्दाश्त नहीं करता जब वो हकीकत बन करते तो चुपचाप बर्दाश्त कर लेता और यही से वानिया ज़िया की बर्दाश्त जवाब दे जाती है। मलिक ख़ाविश शाह इज़्ज़तों वाले थे। उन्होंने किसी की इज़्ज़त पर आज तक हर्फ नहीं आने दिया। वो उर्वा को फार्म हाउस से हवेली में ले आए तो उर्वा के लिए सब कुछ समझ से बाहर था। गम और दुख में हवास भी काम करना छोड़ चुके थे और यही उन्हीं का फैसला था कि अगर ज़ाहिर शाह ने इस लड़की को उस घर से बेघर किया है तो अब अपने घर की इज़्ज़त बनाएगा। हर कोई शौक की कैफियत में था पर किस कीमत थी जो उनसे सवाल कर सके। वो बेटियों के बाप नहीं सही पर उनकी भी बहनें थी जो इस ख़ानदान की इज़्ज़त थी। उर्वा का ज़हन माऊफ हो चुका था और रो कर बुरा हाल था। जब ख़ाविश शाह उसके कमरे में सर पर हाथ रखा उर्वा अपने आंसू पर ज़ब्त न रख सकी और गले लग कर रो दी जैसे वो रोने के लिए कंधे की तलाश में। मुझे मेरे घर जाना है। हमारे पास सिर्फ इज़्ज़त ही होती है। बेटियों का बाप पहले ही कमज़ोर होता है। मेरे अब्बू का सरमाया सिर्फ हम ही हैं। मुझे वापस भेज दें। आपको खुदा का वास्ता मेरे घर वाले लोगों की किस किस बात का जवाब देंगे? वह हाथ जोड़कर ख़ाविश शाह के सामने बाप की और अपनी इज़्ज़त की अमान मांगे। जब तुम ख़ाविश शाह घर की इज़्ज़त बनोगी तो कौन है जो मेरे बेटे के किरदार पर सवाल कर सके? उर्वा को अपनी स्मात पर शक हो। नहीं मेहरबानी ऐसा न करें। मेरे वापस जाने के रास्ते को कांच के टुकड़ों से न सजाएं। मैं जाते हुए अपने न सिर्फ बल्कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त को भी ज़ख्मी कर दूँ। शाह ख़ाविश शाह को एक पल लगा था। वो फ़ौरन कमरे से बाहर निकल उर्वा घर में मातम का समा जमशेद साहब
और वह घर में आता हूँ सुमाता जमशेद साहब और ज़ारा बेगम सर झुका कर बैठे हुए और अहमद की वालदा शायद मौके की तलाश में फ़ौरन आकर रिश्ता ख़त्म कर दे। मेरे सिर्फ एक बेटा है, उसको रिश्तों कमी नहीं है और ऐसी घर से भागी हुई लड़की को मैं तो अपने घर कदम न रखने दूँ। बहू तो दूर की बात है, बस करें चुप हो जाए। जमशेद साहब से बेटी के किरदार पर ऐसा इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं हुआ। हर बाप थे, एक तो दुख ने ढाल कर रखा था, ऊपर से ऐसी बातें जो अमूमन हर कोई करता। वहाँ पर वाक़ई थी अमरीना बेगम, तुम बेटियों को मानना है सही, पर एक बाप की बेटी तो ज़रूर हो। तुम्हारा दिल नहीं कामता किसी की बेटी को रुसवा करने के लिए। बेटियाँ इज़्ज़त होती हैं और रिश्तों को घर में रखा जाता है और बेटियाँ बाप भाई और शौहर के घरों की ज़ीनत होती है। ख़ावर शाह के होते हुए वो लड़की सिर्फ़ इस घर की इज़्ज़त बनेगी और मैं एक मर्द हूँ, मुझे रिश्तों को सँभालना आता है और बोलती ज़ुबानों को बंद करना भी। वानिया ज़िया के लिए सांस लेना दुश्वार हो चुका था क्योंकि उसकी सांसें तो ज़ावर शाह के नाम चलती थी। अगर उसको अपनी सांसें रवा रखनी थी तो ज़ावर शाह के नाम के साथ जुड़ने वाले नाम की सांसों को दुश्वार करना था। वो ऐसी ही थी, जो उसका था उस पर कोई और हक क्यों रखे। ज़ावर शाह ने इधर मुलाज़मों का जीना हराम कर दिया था कि कौन उस लड़की को यहाँ लाया था और हिम्मत कैसे की। साहब जी दिलावर ने डरते हुए पूरी रवादात शुरू की। हकीम साहब की बेटी जिसका रुझान किस लड़के की तरफ था, हम उसके ताक़ुब में निकले थे, पर जब वो बस में सवार होने के बाद मार रोड की सड़कों पर उतरी तो काली चादर में लपेटी हुई थी, तो वो तेज़ कदमों के साथ एक झुरमुट में घुस गई। रंगों के मुताबिक से हम लोग धोखा खा गए, वो तो बच निकली, पर उसके मुताबिकत लिए इस लड़की को हम ले आए। ये सिर्फ गलतफ़हमी का नतीजा था। अब उसका नतीजा चाहे गलतफ़हमी में निकला हो या जानबूझकर, किसी की इज़्ज़त कांच की तरह टूट चुकी थी। हवेली का ड्राइंग रूम जो एक हाल से भी बड़ा था, जहाँ पर छत से लटके हुए बड़े-बड़े फानूस जिनकी रोशनी झिलमिल कर रही थी, दीवारों पर लगी पेंटिंग्स, खिड़कियों पर लगे पर्दे जिनसे सूरज की रोशनी छन करके आ रही थी और गोलाई में बड़े सोफ़े अपनी कीमत का मुँह बोलता सबूत थे। इस रूम की हर चीज़ नज़र को खैरा कर देती थी। दाएँ तरफ के सोफ़े पर मौलवी साहब निकाह का रजिस्टर लिए कंधों पर मखसूस रुमाल डाले नज़रें कदमों पर जमाए बैठे थे। बाएँ तरफ छोटी हवेली के मालिक मलिक ज़ियाद शाह जो बगैर किसी तासुर के चेहरे पर नुमा किए विराजमान थे। मलिक ख़ावर शाह अपनी मखसूस नशिस्त पर विराजमान थे, जो कि सुकून से बैठे हुए थे। साथ ही ज़ावर शाह जो का रंग सुर्ख मलबूस था, आज कंधों पर शाल के बजाय गोल्डन और काले रंग के इम्तिजाज की वास्कट में बालों को तरतीब से संवारे, दाएं हाथ में सिल्वर रंग की घड़ी पहने, डार्क ब्राउन आंखों में बिला की कशिश थी, दो दिया मजबूत पाँव जो चप्पल में नुमाया थे, चेहरे पर हल्के से बालों की दाढ़ी जो हर रंग को देखने पर मजबूर कर दे। ज़ावर शाह की ज़ात में कोई तो बात थी जो वानिया ज़िया को उसके आंसू में नहीं रहने देती। रजिस्टर पर दस्तखत करते पाल को उर्वा के हाथ कांपे थे, पर ख़ावर शाह के हाथ का एहसास सर पर महसूस किया तो पल भर में उसने खुद को ज़ावर शाह के नाम कर दिया। न जाने वो कौन था, कैसा था, जिसका नाम भी उर्वा के लिए अभी तक अजनबी था, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी की हर सांस को अब इस अजनबी के नाम कर चुकी थी। वो शख्स उसके लिए अभी तक सीप में छुपे मोती की तरह था। उर्वा के लिए हर चीज़ और हर रिश्ता नया था, ख्वाह चीज़ें हों या इंसान समझने में वक्त लगता है। वानिया ज़िया के लिए वो रात तकलीफ़ से भरपूर थी। दुख, आंखों, मोहब्बत की तकलीफ़, जगह नफ़रत के जज्बात आ चुके थे। वो कुछ भी ना कर सकी और ज़ावर शाह को किसी और को सौंप दिया। वो हार मानने वालों में से तो ना थी और वहाँ वो हार मानेगी भी नहीं। इसका ज़हन आने वाले वक्त के लिए बहुत जानलेवा सोच बुन रहा था। और वह सुबह उठी तो ज़ावर शाह न जाने कब का कमरे से जा चुका था। उसको यकदम शर्मिंदगी ने आन घेरा। एक तो सारी रात नींद नहीं आई, न जाने कब आँख लगी, घड़ी पर देखा तो वो 7 बजे का वक्त बता रही थी। उसने अपने बालों को जूड़े में कैद किया, 2-3 लट्टें गालों को छू रही थी और वॉशरूम की जानिब चल दी। मुँह पर पानी की छींटे मारे तो ज़ेन खोला, कहीं कमरे में आकर बेड की चादर को सीधा किया, खिड़कियों के पर्दे को डोरी से बांध कर पीछे किया। अचानक वो अपनी रूम की खिड़की खोलकर टेरेस पे सामने निकली। उसने बाहर देखना शुरू किया तो दूर कहीं ज़ावर शाह ट्रैक सूट पहने भागता दिखाई दिया। पल भर को वो अपनी धड़कनों में बेतरतीबी महसूस होगी। वो ज़ावर शाह को आँख भर कर देख भी ना सकी और कमरे में आगे मौके की मुनासिब उसने अलमारी से लाइट पिंक कलर का सूट निकाला जिस पर नफीस सा काम हुआ था और वॉशरूम में घुस गई। जब वो बालों खुश करते हुए वॉशरूम से बाहर आई तो कदम लड़खड़ा से गए। सामने सोफे पर बैठा ज़ावर शाह बालों को हाथ की उंगली से पीछे किए, नगीनों की तरह चमकती आंखें, हल्की सी दाढ़ी के बाल सफ़ रंगत में टांग पर टांग चढ़ाए। वो एक हाथ से जूस का गिलास पकड़े, दूसरे हाथ पकड़े अखबार की सुर्खी को जाए। ज़ावर शाह ने जूस का गिलास ख़त्म करके वॉशरूम का रुख किया। शायद वो जल्दी में था। उर्वा ने आईने के सामने खड़े होकर अपना जायजा। वो लाइट पिंक रंग के रेशमी सूट में जिस पर नफीस सफ़ेद रंग का काम होता, गले में वाइट नेकलेस पहने, कानों में डाले बुंदे सफ़ेद दो दिए, चेहरे को किसी भी मेकअप से सजाए, सिर्फ होंठों पर लाइट पिंक सा ग्लोस लगाए, बालों को पुश्त पर फैलाए हाथों में। ज़ावर शाह जब कमरे में आया तो अलमारी के सामने खड़े हो गए जैसे कोई ढूंढ रहा हो। फिर वो उर्वा की तरफ मुड़ा और 2 डब्बियाँ उसको थमा दी। ये तुम्हारा तोहफ़ा है। उर्वा की आंखों में हैरत थी। इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, बीवी हो तुम मेरी और मुझे रिश्तों में बनावट नहीं पसंद। जिस रिश्ते को इंसान निभा न सके उसके खुद से जोड़े नहीं रखने चाहिए और हम इस रिश्ते को निभाएंगे आखिरी सांस तक। उर्वा ने वाकई ऐसा नहीं सोचा था कि ये रिश्ता कभी निभाया भी जाएगा।
चलो नीचे 8 बजे सब घर वाले डाइनिंग टेबल पर होते, वो जाविशा कदमों के ताक़ब में चलने की सीढ़ियाँ उठती, वो दोनों मुकम्मल लग रहे थे। और उन्होंने दिल ही दिल में हज़ार बार अल्लाह का शुक्र अदा किया, उसने ऐसी शख्सियत हमराही उसको दी। पता है तुम मुझे कैसे लगते हो, किसी नेकी का सिला लगते हो। यही बात उर्वा का दिल कह रहा था। खाविर शाह दोनों इकट्ठे देखकर बहुत खुश हुए थे कि आखिर इनका फैसला जल्द था पर दुरुस्त था। जाविशा ने मामूल की तरह बाबा जानी से मिला, माँ को प्यार किया और मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। सामने ही उर्वा बैठ गई अमरीना बेगम के साथ। उसने आंख उठाकर जाविशा को देखना चाहा पर फ़ौरन आंखें झुका ली। पता नहीं क्या था इस शख्स में जो उसको जी भर कर देख भी नहीं सकती थी। जाविशा ब्राउन शलवार कमीज़ पहने, कफ को मोड़े घड़ी पहने, हर तरह से मुकम्मल लगता था। वानिया ज़िया लॉन में अपने बाबू के साथ बैठी हुई चाय पी रही थी पर ज़हन कहीं और ही उलझा हुआ था। वानिया जाविशा को अपने हवासों पर सवार मत करो, ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ो, आगे पीछे रह जाने वाली चीज़ें के पीछे भागोगी तो आने वाली चीज़ें भी किसी और मुकद्दर बन जाएंगी। ज़रा साहब उसको समझा रहे थे। बाबू जान वानिया ज़्यादतकारी चीज़ों के पीछे नहीं भागा करती और ना किसी की चीज़ों को अपनी आंखों की चमक बनने दिया करती है। मैं अपनी रोशनी से खुद जलती हूँ और दूसरों को अब झुलसा दूंगी। वानिया की आंखों में नफरती बेइंतहा दिन जाने वो अब किसकी खुशियों को सुलझा देने वाली थी, कौन जानता था। और वह कमरे में आई तो उन डब्बियों को लेकर बेड पर बैठ गई। जब एक खोला तो आंख हैरत से पहले नफीसा गोल्डन कलर का ब्रेसलेट जो अपनी कीमती का आप मुँह बहुत मजबूत था और साथ ही बारीक सी छोटे से नग लगे थे। गोल्डन ही कलर की पाजेब थी जिसको देखती और वह जज्बात में आगे जाविशा क्यों मुझे बेबस करे, क्यों तुम्हारे साथ में कैद होती जा रही हूँ। उसने ज़ोर से आंखें बंद कर लीं। दूसरी डब्बी खोली तो उसमें वाइट गोल्ड के मोटे से कड़े थे। जदीद डिज़ाइन कैसा लगता था। उसका हाथ नाप के लिए हुए मिल जाए अगर तेरी गुर्बत के चंद लम्हे, बाकी की सारी ज़िंदगी मैं खैरात कर दूँ। उर्वा की दिल की धड़कनें अब उस शख्स के लिए चलने लगी थी। न जाने क्या सैर था उसकी ज़ात में। ज़ाहिर शाह रात को कमरे में आया तो उर्वा को एक कप चाय लाने का, वो अभी लाई कह कर चली गई। ज़ाहिर शाह कमरे का जान लेकर वाकई इस कमरे में तब्दीली आई है। इस वजूद के आने से वो उसको हमेशा खुद से जोड़ कर रखेगा। और वह जब चाय लेकर अंदर आई तो ज़ाहिर शाह पल भर को टिटक गया पर फ़ौरन सीधा, बात सुनो, अब तुम मेरी बीवी हो। इस घर में बहुत से मुलाजिम हैं पर अगर बीवी होते हुए मुलाजिम काम करें उसका तो वो बाहर ही फिर किसी की ज़ात का असीर हो जाता है। मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरे काम करो ताकि मुझे सुकून मिले तो सिर्फ इस घर की दहलीज पर मिले, मैं वो सुकून कहीं और नहीं ढूंढूं। और कहते हैं कि अगर किस लड़की के दिल में जगह बनाओ तो वहाँ रहना भी ज़रूरी है और मैं चाहता हूँ वो जगह सिर्फ मैं बनाऊँ। तुम्हें मेरे तोहफे कैसे लगे? ज़ाहिर शाह ने पूछा। बहुत मुकम्मल, उर्वा ने मुख्तसर सा पर मानी से भरपूर जवाब दिया। मुझे हमेशा से यही चीज़ें पसंद रही और पाजेब हमेशा पहने रखना मुझे न जाने क्यों यही चीज़ ख़ास लगती है हर चीज़ से, और ये तुम्हारे पाँव में वाक़ई जच रही है। उर्वा कह रहा था। उसने कब नोट करके उसने पहनी हुई शख्स वाकई किसी की ज़ात को पढ़ना जानता था हर ज़ाविये से। वानिया ज़िया ने आज बहुत दिनों बाद बड़ी हवेली का रुख दिया तो वो अपनी इसी अंदाज से आई थी, बगैर किसी की परवाह की। उसे परवाह भी किसी की थी आखिर। जैसी वो हाल में दाखिल हुई अमरीना बेगम सीढ़ियों से उतर रही थी। वानिया में उनकी जान थी। उन्हें वानिया ज़िया का हर अंदाज मधु उसी घर के लिए बनी थी। अगर उर्वा उस दुनिया में ना आती तो आज कैसे दिल किया वानिया बड़ी हवेली आने का। मुझे तो लगा तुम रास्ता ही भूल गई हो, अमरीना बेगम ने प्यार करती हुआ। और आपको ऐसा क्यों लगा मैं रास्ता भूल जाऊंगी? वानिया ने अब्रू उठाकर सवाल किया। मुझे लगा तुम ज़ाहिर शाह के इस कदम से शायद दुख पहुंचा हो। वानिया बात काटते हुए बोली। दुख? कैसा दुख? और ज़ाहिर शाह जो चाहे करे उसकी ज़िंदगी है, पर जब मैंने कुछ किया तो सिर्फ राख ही मिलेगी सबको मातम करने के लिए। अमरीना बेगम का दिल डर गया क्योंकि वो वानिया ज़िया को जानती थी। क्यों कोई चीज़ वानिया का डर नहीं बनती और वो सब कार गुजरना चाहती है अपनी बहू से। तुम मिलवाएं इस दिन तो मुलाकात ही नहीं। उसे वानिया ज़िया ने तलाशी नज़र से इधर देखा। आज ही ज़ाहिर शाह छोड़ कर आया उसको उसकी माँ की तरफ। खावर ने कहा था आ जाएगी 1-2 दिन तक, पर मैंने तो सिर्फ उसका पूछा, उसके जोग्राफिया का नहीं पूछा। अच्छा मैं चलती हूँ, फिर लगाऊंगी चक्कर। वो जिस उठे सर के साथ आई वैसे ही वापस चलती, पर अमरीना बेगम को लाजवाब कर गई। यही तो गुरूर था वानिया का जो उसकी ज़ात को नुमायाँ करता था। सब में मैं मुब्तला इश्क था तो इश्क था गरूर में। इश्क को जब इश्क हुआ तो इश्क अंधा हो गया। और वह को घर आए तो आज दूसरा दिन तो सब कुछ नॉर्मल था। वो अम्मी और फरियाद सा टीवी लाउंज में बैठ जब अम्मी ने पूछा और वह सब ठीक है ना, तुम खुश तो हो ना शादी से? अगर मैं कहूँ नहीं हूँ मैं खुश, फिर ज़हरा बेगम का दिल डर गया। और वह मेरी बच्ची बताओ तो क्या बात है? और वह प्यार करती थी। कोई बात नहीं, आप खुद तो कहती थी घर बसाने के लिए एक दफ़ा खुद को धेड़ना पड़ता है ताकि दूसरों के तरीके से सिल सके। समझिए अपनी ज़ात तो उधेड़ के रख दी है मैंने। उर्वा उस बरिया के साथ बोली। ज़ोहरा बेगम उर्वा गले लगा कर रो दी। कैसा वक्त होता है वो तकलीफ वाला जब एक बेटी जब खोल कर ना माँ बाप के सामने रो सकती है ना हंस सकती है। बेटा जैसे भी जिन हालात में तुमसे शादी बंदियों पर अब वही सब कुछ है। मर जब कल भी उसी के साथ रहना है फिर आज ही क्यों ना उसका साथ रहा जाए। पहले माँ बाप की इज़्ज़त की लाज होती है बेटियाँ, फिर अपने शौहर घर की जीनत जो उस घर में सजती हैं। फिक्र न करें उसके साथ रहूँगी आखिरी सांस तक, चाहे मेरी सांसें लेना दुश्वार हो जाए। और वह रोती कमरे की जानिब चल दी। ज़ाहिर शाह सारे दिन बहुत मसरूफ़ जब वो शाम घर पे तो न जाने क्यों उर्वा का ख्याल है फिर सर झटक कमरे की जानिब चल दिया। वो कोई नौउम्र लड़का तो था नहीं जो हर वक्त उसकी यादों में खोया रहे। जब फ्रेश होकर वाशरूम से बाहर निकला तो आईने के सामने खड़े होकर अपनी चीज़ों को ढूंढते उसकी नज़र
उन कंगन पर जो जाविशा ने उसको दी थी कि उसने उनको पहना कि उन्हें शायद पसंद ना आए। उसने खुद से ही सोचा खैर जब अब चीज़ उसकी है ना पहने उसकी मर्ज़ी, और बाहर निकल गया। क्यों खुद को हल्कान कर रही है, रो कर रो बात क्या है वो बताओ। माँ बाप की खुशी के लिए अपनी इज़्ज़त के लिए हम बेटियाँ ही क्यों कुर्बान की जाती है। किसी अनजान को सौंप कर फ़ौरन ये भी कहा जाता है अपना लो उसको, जो है यही है तुम्हारे लिए। पहले खुद बेटियों की सांसों खींच लेते हैं, फिर खुद ही उनको जाता खुश हो। क्या हो गया तुम्हें उसको अपनाने के लिए खुद को मार दिया। मैं और वह चुप होकर रो, क्या हो गया रोने से, तुम उसकी ज़िंदगी से निकल आओगी जो वो तुम्हारी नहीं ज़िंदगी से निकल जाएगा। बताओ बेटियों को इन्हें बदल नहीं होता, और वह क्योंकि वो हर सांचे में ढल जाना जानती हैं, इसलिए तो बाप से सर पर हाथ रखता है, क्योंकि अल्फाज उस मजबूत कंधे वाले बाप के पास भी नहीं होते, बस अपनी तरबियत पर भरोसा होता है। और बेटियां इस वक्त बेज़ुबान बाप की ज़ुबान पढ़ लेती हैं। फ़रियाल मैंने अपना लिया है उसको, क्योंकि मेरे हाथ में वाक़या और कुछ नहीं है। अब पता नहीं वो कैसा है कौन है, पर अब मेरा है। आलियान आज घर जा रहा था। पूरे 1 महीने बाद उसको जॉब से बमुश्किल 2 हफ्तों की छुट्टी मिलती। वो खुश था। उसकी ऐसी ही हालत हुआ करती जब वो घर की तैयारी को किया करता था। वो आर्मी में कैप्टन डॉक्टर था, इंतहाई ज़हीन था, खूबसूरत वजह दी सबकी आंखों पर ठंडक था। जब से उसे पता चला जाविशा की शादी वो उड़कर चला जाना चाहता है, उसकी वजह से वलीमा भी अभी तक मुलतवी किया हो, तो उसके ज़हन में कुछ और विचार रहा था जो पिछले 1 महीने से उसकी हवासों पर था सवार था। जो मज़ा तलब में हासिल में को पर अब वाकई आन को हासिल में चाहिए थी। कभी कभी मोहब्बत हमारे पीछे पीछे भागती, लेकिन हम कदर नहीं करते। ऐसा पता क्यों? क्यों वो मोहब्बत हमें हमारे मनचाहे इंसान से चाहिए थी। ज़ावर शाह के दिल में आज तक वाक़ई कोई नहीं था, क्योंकि वो मुफ्तों के मामले में बड़ा मोहतात रहा करता। उसको वानी ज़ाक जज़्बात की भी कदर थी, पर वो जानता था वो कभी किसी ऐसी औरत का नहीं बन पाएगा जो खुद को उसके सामने बिछा डाले। और अगर मोहब्बत की है तो उसको आज़ादी भी दो, जो वानी ज़ाक के नज़दीक काबिल कबूल नहीं था। इसलिए ज़ावर शाह ने कभी भी अपने कदमों को डगमगाने नहीं दिया। पर अब उसको उस वजूद की आदत हो जिसका नाम जोड़ चुका था, क्योंकि उसके हालात का ज़िम्मेदार भी वही खुद था। इसलिए उसने पहले दिन ही फैसला किया वो नफूस को दूर नहीं करेगा। जो हुआ मेरी वजह से हुआ, और दुरुस्त भी मेरी वजह से होगा। मोहब्बत का भी एक अलमिया, ये कमबख्त वहाँ होती है जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं होती। आलियान मिर्ज़ा गाड़ी में बैठ चुका था। आजकल उसकी ड्यूटी एबटाबाद में थी। वो सारे रास्ते मिले जुले जज्बात के साथ आ रहा था। किसी की हंसी उसके कानों में गूंजी थी। उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत, जिसमें वो अक्सर गुनगुनाया करता, कर ले कबूल खुदाया मेरे साथ अब तो नसीब में मेरे उसके लिए उसे लिख दे। आलियान ने ये लिरिक्स शिद्दत से दिल में बोले थे। लफ्ज़ हैं लाखों दुनिया में, पर मोहब्बत न जाने क्यों तेरे नाम